स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। जल संकट के संदर्भ में D0 शब्द का क्या अर्थ है? A, वह दिन जब कोई क्षेत्र पूर्ण जल आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है। B, वह दिन जब जलाशय भर जाते हैं और जल पर प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। C, वह दिन जब किसी क्षेत्र के सभी घरों में नल के जल का कनेक्शन मिलता है। या D, वह दिन जब नगर निगम की जल आपूर्ति समाप्त होने की उम्मीद होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। D0 वह स्थिति है जब नलों में जल नहीं होगा और जल का उपयोग केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही सीमित हो जाएगा। यह वह दिन है जब नगर निगम की जल आपूर्ति समाप्त होने की आशंका रहती है। D0 वह दिन है जब शहर के अधिकांश नल सचमुच बंद हो जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो जल संकट की गंभीरता को प्रकट करता है, अतः विकल्प D सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संचार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। 2, फिल्मों को भारत में सार्वजनिक रूप से तभी प्रदर्शित किया जा सकता है जब उन्हें CBFC द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इसमें गैर आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष शामिल है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। भारत में फिल्मों को सार्वजनिक रूप से तभी प्रदर्शित किया जा सकता है जब उन्हें CBFC द्वारा प्रमाणित किया गया हो, अतः कथन 2 सही है। इसमें गैर आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष शामिल होता है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश ग्रुप ऑफ 7 या G7 देशों के सदस्य नहीं है? 1 भारत, 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 जापान, 4 मैक्सिको। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 4, D केवल 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 1 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 7 देशों का समूह या G7 औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल है। भारत और मैक्सिको G7 देशों का हिस्सा नहीं है। G7 सदस्य देशों EU को छोड़कर का सकल घरेलू उत्पाद नाममात्र रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 43% है, जो 3 दशक पहले के लगभग 70% से कम है, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। 2, इसमें कई नवीन तकनीकें शामिल हैं जैसे कि लघुकृत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली। 3, कम दूरी के निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने वाली यह मिसाइल डुअल थ्रस्ट ठोस मोटर द्वारा संचालित होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, अतः कथन 1 सही है। इसमें लघुकृत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई नवीन तकनीकें शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। कम दूरी के निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने वाली यह मिसाइल डुअल थ्रस्ट ठोस मीटर द्वारा संचालित होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? A, उपयोग किए गए इनपुट की मात्रा में वृद्धि। B, इनपुट में संगत वृद्धि के बिना आउटपुट में वृद्धि। C, उत्पादन दक्षता में कमी। D, इनपुट में वृद्धि के बावजूद आउटपुट में कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, इनपुट में संगत वृद्धि के बिना आउटपुट में वृद्धि। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुल कारक उत्पादकता यानी TFP यह उत्पादक दक्षता का एक माप है जो यह मापता है कि एक निश्चित मात्रा में इनपुट से कितना उत्पादन किया जा सकता है। TFP आउटपुट के उत्पादन में प्रयुक्त कुल इनपुट के सापेक्ष कुल आउटपुट की तुलना करता है। TFP में वृद्धि इनपुट में वृद्धि के बिना आउटपुट में वृद्धि को इंगित करती है। TFP में वृद्धि का अर्थ है उत्पादन मात्रा में वृद्धि जो इनपुट उपयोग में वृद्धि से उत्पन्न नहीं होती है, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण रेखा यानी LOC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के नियंत्रित भागों के बीच स्थित एक भौगोलिक रेखा है। 2, यह भारत और पाकिस्तान के बीच कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 3,
1972 के शिमला समझौते के बाद इस रेखा का आधिकारिक नाम बदलकर युद्ध विराम रेखा से नियंत्रण रेखा कर दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नियंत्रण रेखा या LOC यह भारत और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के नियंत्रित भागों के बीच स्थित एक भौगोलिक रेखा है। यह अधिकांश भागों में कांटेदार तारों की भारी कुंडलियों से ढकी हुई है, जो भारत द्वारा लगाई गई एक बाड़ है, अतः कथन 1 सही है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसे एक अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता था जिस पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 1972 के शिमला समझौते के बाद इस रेखा का आधिकारिक नाम बदलकर युद्ध विराम रेखा से नियंत्रण रेखा कर दिया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एनजीओ प्रथम ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया। 2. AISHE में भारतीय क्षेत्र में स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं जो देश में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। 3. AISHE 2018-19 में पहली बार उच्च शिक्षा संस्थानों ने पूरी तरह से ऑनलाइन डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा एकत्र किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। AISHE भारतीय क्षेत्र में स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कवर करता है और देश में उच्च शिक्षा प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। पहली बार AISHE 2020-21 में उच्च शिक्षा संस्थानों ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विकसित वेब डेटा कैप्चर प्रारूप के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा एकत्र किया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत नियमों के प्रशासन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। 2. इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की जिम्मेदारियों को रेखांकित करना है। 3. इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत जारी किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, जो सरकार के मंत्रालयों या विभागों में कार्य के सुचारू संचालन को सुगम बनाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की जिम्मेदारियों को रेखांकित करना है। यह प्रत्येक मंत्रालय या विभाग कैबिनेट एवं उसकी समितियों व भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार, जिम्मेदारी तथा दायित्वों को परिभाषित करता है, अतः कथन 2 सही है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 के तहत जारी किया गया था, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर KB हेडगेवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने वर्ष 1925 में नासिक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना की। 2. वह अनुशीलन समिति के पूर्व सदस्य थे। 3. वह VD सावरकर की हिंदुत्व नामक पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS, इसकी स्थापना डॉक्टर KB हेडगेवार ने वर्ष 1925 में नागपुर में की थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। डॉक्टर KB हेडगेवार ने अनुशीलन समिति के पूर्व सदस्य थे, जहां उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। वे वर्ष 1918 में होम रूल अभियान में भागीदार थे, अतः कथन 2 सही है। डॉक्टर KB हेडगेवार ने VD सावरकर की हिंदुत्व नामक पुस्तक से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने रत्नगिरी जेल में सावरकर से मुलाकात की थी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित यूरोपीय संघ निकाय है जिसके पास विधायी, पर्यवेक्षी और बजटीय जिम्मेदारियां हैं। 2. यूरोपीय संसद के सदस्यों को यूरोपीय संसद में राष्ट्रीयता के आधार पर समूहीकृत किया जाता है। 3. प्रत्येक देश के लिए MEP की संख्या आमतौर पर उसकी जनसंख्या के अनुपात में होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय संसद
यूरोपीय संसद एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित यूरोपीय संघ निकाय है जिसके पास विधायी, पर्यवेक्षी और बजटीय जिम्मेदारियां हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। यूरोपीय संसद के सदस्यों को राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक संबद्धता के आधार पर समूहीकृत किया जाता है, अतः कथन दो सही नहीं है। प्रत्येक देश के लिए MEP की संख्या आमतौर पर उसकी जनसंख्या के अनुपात में होती है। किसी भी देश में 6 से कम या 96 से ज्यादा MEP नहीं हो सकते और कुल संख्या 750 से ज्यादा नहीं हो सकती, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है संबंधित है A. मानवीय सहायता और आपदा राहत निकाय, B. एक पर्यावरण वकालत समूह, C. यूक्रेन द्वारा गठित नई सैन्य शाखा, D. भारत में एक आतंकवादी समूह। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।